अनंत जब वो ड्रेस रखने वाला होता है तभी रूहानी कुछ सोचते हुए झट से उसके हाथों से वो ड्रेस ले लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तो फिर आज मैं यही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाऊंगी। आखिर में मैं एक लड़की हूँ और काफ़ी खूबसूरत भी। इतना कहकर वो ट्रायल रूम में चली जाती है और कुछ ही देर बाद वो रेड बैकलेस गाउन जो उसके पैरों तक लहरा रहा था पहनकर बाहर आ जाती है। अनंत अभी दूसरी तरफ पलटा हुआ था, पर रूहानी ने जैसे ही उसे आवाज दिया वो उसकी तरफ मुड़ गया। एक पल के लिए तो अनंत पूरी तरह से दंग ही हो गया अपनी रूहानी को देखकर। आज वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जिससे वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही रूह है जो लड़कों जैसे बिहेव करती है। रूहानी, ओए अनंत, तुम इस तरह क्या देख रहे हो? चलो मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। रूहानी की आवाज सुनने के बाद जाकर अनंत एकदम से होश में आया और वो झट से अपने मोबाइल को निकाल रूहानी की तस्वीरें क्लिक करते हुए बोला, ओ यार रूह, सच बता रहा हूँ, आज तुम किसी भी लड़के पर कहर ढा दोगी। अगर मैं नहीं जानता ना कि तुम कौन हो तो मैं भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश में भिड़ जाता। रूहानी, अच्छा, अब बस भी करो। वैसे मुझे ये बैकलेस थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। मैं चेंज कर लूँ क्या? रूहानी ये बात बोल ही रही थी कि तभी एक आवाज उस पर ताने कसते हुए बोला, ओह, अब इतना ज्यादा सीधा बनने की एक्टिंग भी अजीब लगता है। सब जानते हैं कि तुम अंदर से क्या हो और किस किस्म की लड़की हो, तो ये दिखावा बंद करो। ये आवाज किसी और का नहीं बल्कि उसी के पति निहाल खुराना की थी, जो उसी दुकान में अवंतिका को ड्रेस दिलवाने के लिए आया था। उसकी बातों को सुन अवंतिका रूहानी को एक तीखी मुस्कान के साथ देखते हुए आगे बढ़ गई और निहाल भी सोफे पर जाकर बैठ गया। पर उसके एक बार फिर से तिरस्कार भरे शब्द सुन रूहानी पूरे अंदर तक गुस्से से भर गई। ये बात आनंद ने नोटिस कर लिया और अपने दोस्त को उतने बड़े पावरफुल इंसान से उलझने से बचाने के लिए झट से उसकी बाह को पकड़ बोला, प्लीज यार रूह, अब तू मत शुरू हो जाना। देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत ज्यादा गुस्सा है, पर अभी के लिए बस चल यहाँ से। भला अपनी इतनी अपमान सह रूहानी चुप कैसे रह सकती थी। इसीलिए वो अनंत की बातों को भूल तेजी से निहाल के पास जाकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मिस्टर खुराना, आप खुद को समझते क्या हैं? हाँ, मुझे बता ही दीजिए आज, आपको क्या लगता है कि मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ? हाँ, आप जैसे इंसान से प्यार करना तो दूर की बात है, मैं कुछ वक्त के लिए भी देखना नहीं चाहती। वो तो मैं अपनी शर्त में हार जाने की वजह से वो पनिशमेंट के तौर पर बोली थी। तो अगर दिमाग में कोई बेकार के ख्याली पुलाव पका रहे हो तो निकाल दीजिए और मुझे बार बार इस तरह ताने मारने बंद कीजिए। समझे आप? एक ही सुर में रूहानी इतनी सारी बातें बोल गई और वो आगे भी बोलना चाहती थी, पर तभी वहां पर अनंत पहुंच गया और अपने हाथों से उसके मुंह को ढक दिया, जिस वजह से वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। चूंकि अब रूहानी निहाल को यह बताने वाली थी कि वो उसकी पत्नी है और उसे उससे तलाक चाहिए, पर अनंत उसे बोलने से रोक लेता है और खुद बड़बड़ाते हुए कहता है, प्लीज मिस्टर खुराना, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। इसका दिमाग थोड़ा सही नहीं है। प्लीज इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और रूहानी की बाहों को पकड़ उसके मुंह पर हाथ धरे उसे खींचकर वहां से लेकर काउंटर पर लेकर चला गया और जैसे तैसे उस ड्रेस का बिल पे करने लगा। तभी निहाल उस दुकान के मैनेजर से बोलता है, सुनो, आगे से वो लड़की कभी भी इस दुकान में नहीं आनी चाहिए। इस जैसी लड़की को दुकान में आने का परमिशन नहीं है। यह शब्द सुन अब तो रूहानी का खून खौल रहा था, पर अनंत किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वो निहाल को बोल पाए, पर अनंत उसे उठा दुकान से बाहर ले आया और जबरदस्ती अपनी कार के अंदर बिठा दरवाजा बंद कर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रूहानी, अनंत, तुम क्या पागल हो गए हो? मुझे जाने दो। मुझे उन्हें बताना है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और मुझे उनसे अभी तलाक चाहिए। रूहानी गुस्से की वजह से यह सारी बात बोल गई, पर अगली पल उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई और अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए वो अनंत की तरफ गिल्टी भरी नजरों से देखने के लिए मुड़ गई। अनंत को इतना हक्का बक्का देख वो बोली, हाँ अनंत, ये बात सच है। मुझे लगा कि बिना किसी ठोस सबूत के कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसी वजह से मैंने ये बात किसी से भी नहीं कही। पर यह ना सच है कि मैं ही उनकी पत्नी हूँ और मैं बस जितना जल्दी हो सके उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। अनंत, हाँ रूह,
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें सीधे मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक पल को रूहानी ये सोचकर खुश हो गई थी कि चलो कम से कम उसके दोस्त को तो उसकी बात पर यकीन है। पर अगले ही पल जैसे ही वो अनंत की बातों को सुनती है, वो गुस्से में उसे मारने लगती है और किसी तरह से खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है, अच्छा ये बात साइड करो और चलो डिनर पार्टी में। आनंद, आर यू श्योर? मेरा मतलब है कि तुम ठीक हो। अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रूहानी, प्लीज आनंद, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, इसीलिए चलो अब। आनंद मन ही मन खुद में बोला, मुझे अपनी दोस्त को एक बार डॉक्टर को दिखाना होगा। बेचारी का दिमाग खराब हो गया है। यह सोचते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर दिया। पार्टी प्लेस। चूंकि मेहरा परिवार काफ़ी अमीर शख्सियतों में से एक माने जाते थे, इसीलिए अपनी एनिवर्सरी की पार्टी उन्होंने एक ख़ास तरीके से मनाने की सोची और एक बड़े से क्रूजर पानी का बड़ा नाव पर सारा इंतजाम किया। पानी के बीचों बीच भी वो ये पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन अभी चूंकि पार्टी शुरू नहीं हुई थी, इसी वजह से वो क्रूजर पानी की साइड में खड़ा था। तभी अनंत अपने कार से वहां पहुंच गया और जल्दी से खुद निकल रूहानी की तरफ का भी दरवाज़ा खोलते हुए बोला, यार रूह, बस तुम किसी भी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, किसी से उलझ मत जाना। रूहानी, आनंद वो सब तो ठीक है, पर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ और अपनी ड्रेस मैं उसी दुकान में भूल गई। ऊपर से ये खुले बाल बार बार मेरे चेहरे पर आए जा रहे हैं। इरिटेट हो रही हूँ मैं। आनंद, अच्छा एक मिनट रुको, जरा अपना पैर आगे करो। आनंद के कहने पर रूहानी अपनी सैंडल पहने पैर आगे बढ़ा देती है, जिससे अनंत कहता है, ये सैंडल तुम उतार दो। मैं जानता हूँ कि तुम जूते में ज़्यादा आराम से चल सकती हो, इसमें प्रॉब्लम होगी। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही जूते खरीद लिए थे। रूहानी खुश हो जल्दी से वो रेड गाउन के नीचे जूते पहन लेती है। तभी अनंत एक पतली सी रबड़ के माध्यम से अपने दोस्त के बालों को बांध देता है और उसे अपने साथ क्रूजर पर लेकर चला जाता है। वहाँ का इतना चमकीला माहौल देख रूहानी का सारा खराब मूड एक पल में ठीक हो जाता है। तभी अनंत उसे एंजॉय करने बोल खुद भी एंजॉय करने चला जाता है। रूहानी की नज़र सीधे खाने की जगह पर जा पड़ती है, जहाँ पर ढेरों तरह के डिशेस रखे हुए थे। वो वहाँ पर जाकर एक प्लेट में कुछ स्नैक्स ले लेती है और एक कोने वाले टेबल पर अकेली बैठ मज़े से खाने लगती है और ऊपर खुले आसमान को बीच बीच में देख भी रही होती है। वैसे भी रूहानी को ये बात तो पता थी कि अभी तक पार्टी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि कोई खास मेहमान का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर वो ये नहीं जानती थी कि वो खास मेहमान कौन था। पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दी और बस अपने खाने को एंजॉय कर रही थी। तभी उसे एकदम से सारे गेस्ट क्रूजर की तरफ जाने की आवाज़ सुनाई दी। वहां पर आई काफ़ी लड़कियां एकदम से आपस में बातें करने लगीं। यह सब देख उसे थोड़ा अजीब सा लगा। आखिर में ऐसा भी कौन सा गेस्ट आ गया जो ये लोग इतना ज़्यादा उत्सुक हैं उसे देखने के लिए। क्योंकि खाने का टेबल का व्यवस्था काफ़ी ऊपर किया गया था, इसी वजह से रूहानी को उठकर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो वहाँ बैठे उस गेस्ट को आराम से देख सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि क्रूजर के अंदर उसका पति मिस्टर निहाल खुराना और उसकी डेट वही लड़की चले आ रहे थे, उसे देखते ही रूहानी का सारा अच्छा मूड वापस से खराब हो गया और वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। पर वो यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी दोनों मुट्ठी को भींचते हुए अनंत को ढूंढना शुरू कर दिया। पर वो जब अनंत को एक लड़की के साथ देखी जिसे वो किस करने वाला था, तो वो कुछ कदम पीछे ही रुक गई और खुद से बोली, बेकार में मेरी वजह से उसका अच्छा खासा माहौल खराब हो जाएगा। उसे इस वक्त डिस्टर्ब करना सही नहीं है। यह सोच रूहानी उस क्रूजर से निकलकर बाहर डेक पर चली गई। वहां पर काफी ठंडी हवा चल रही थी, जिस वजह से उसे ठंड लग रही थी। क्योंकि उसने बैकलेस ड्रेस पहना था, इसीलिए खुद को अपने में सिमटी हुई खड़ी गहरे समुद्र को देखने लगी। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो आवाज़ सुनते ही रूहानी तुरंत पलटकर अपने पीछे की ओर पलटकर देखने लगी और सामने खड़े इंसान को देख वो थोड़ा चौंक गई। रूहानी, राठी सर आप? फिर अगले ही पल वो खुद में मनी मन सोचती है, क्या यार रूहानी, तू भी ना, अब ये पार्टी के रिलेटिव्स की है तो ये तो यहाँ पर होंगे ही ना।
राठी सर, हाँ वो मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले खड़ा देखा इसलिए आ गया। वैसे तुम अनंत के साथ आई हो क्या? रोहानी, हाँ राठी सर, वैसे वो लड़का तो इस वक्त तुम्हें पूरी तरह भूल चुका है। लगता है वो ज़्यादा फ्लर्टी बॉय है। रोहानी, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और फिर ये उसकी उम्र है तो कुछ गलत थोड़ी ना है। रोहानी बातें करते वक्त अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों को घिस भी रही थी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। ये बात राठी सर जैसे ही महसूस करते हैं, वो अपने पहने हुए ब्लेजर उतार रूहानी को पहनाते हुए बोलते हैं, वैसे रूहानी, मुझे तुमसे कुछ खास मेहमानों को मिलवाना है। चलो मेरे साथ। जिस तरह से राठी सर उसके साथ पेश आते थे, रूहानी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो उसकी इतनी केयर क्यों करते हैं। और फिर वो उन्हें जानती ही कितनी थी। लेकिन जो भी हो, कोई इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इस बात से वो बहुत खुश थी। इसीलिए उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल दी। क्रूजर के अंदर राठी सर रूहानी को अपने साथ ले जाते हुए बोले, रूहानी, इनसे मिलो। यह है नामी बिजनेसमैन मिस्टर निहाल खुराना, और ये इनकी डेट मिस अवंतिका है, और ये मेरी गर्लफ्रेंड रोजी सूद है। जैसे ही रूहानी निहाल को देखती है, वो एकदम से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को भींच लेती है और मनी मन गुस्सा करते हुए बोलती है, आखिर में आप चाहते क्या हैं भगवान जी? मैं जितना इस इंसान से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, आप उतना मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ऊपर से ये राठी सर, इन्हें भी ना क्या जरूरत थी मुझे यहाँ पर लेकर आने की। अब इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, यहाँ से निकल जाना ही सही होगा। पर वो जा नहीं सकी क्योंकि वहाँ पर राठी सर की गर्लफ्रेंड भी खड़ी थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो वहीं पर रुकी और उन दोनों को इग्नोर कर रोजी की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे आप बहुत अच्छी हैं। रोजी, सच में रूहानी, तुम बहुत ज़्यादा मिलनसार हो, और तुम्हारी खूबसूरती बिल्कुल वैसी ही है जैसा मिस्टर राठी मुझे बताया करते थे। अगर तुम्हें कभी भी कुछ ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। रोजी की बातों से रूहानी खुश हो रही थी कि तभी निहाल, जो वहीं खड़ा वाइन का गिलास अपने हाथ में लिए हुए उसी की तरफ देख रहा था, वापस से टोन मारते हुए बोला, वैसे मिस रोजी, आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड इंसान होते हैं। जो जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। अंदर से एकदम घटिया किस्म के होते हैं। इसीलिए ज़रा सोच समझ कर दोस्त बनाना चाहिए। यह बात सुनते ही अवंतिका एकदम से डेविल स्माइल के साथ रूहानी को घूरने लगती है। अब ये बर्दाश्त से बाहर था रूहानी के लिए। वो बिना कुछ सोचे एक वेटर के प्लेट से वाइन का गिलास उठाती है और निहाल की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए वाइन उसके चेहरे पर जोर से फेंक देती है। उसके उस तरह वाइन फेंकने से निहाल का पूरा चेहरा भीग जाता है, साथ ही साथ उसका सूट भी गीला हो जाता है। ये नज़ारा देख वहाँ मौजूद सभी गेस्ट पूरी तरह से स्तब्ध हो चुके थे। कुछ लड़कियों को रूहानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उनके सपने के राजकुमार के साथ इस तरह की हरकत करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है। तो कुछ लोग उस पर तरस खा रहे थे कि अब उसका क्या होगा। राठी सर भी बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो निहाल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो अपने साथ इस तरह का इंसल्ट करने वालों को कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो बात को संभालने की कोशिश करते हुए झट से निहाल से बोल पड़े, मिस्टर निहाल, यह बस एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। क्यों रोहानी, बोलो। उन्होंने रोहानी को इशारे से अपनी बातों में सहमति जताने को बोले, पर रूहानी कहाँ किसी की सुनने वालों में से थी। इसलिए वो खुद पूरे दृढ़ आवाज में बोली, नहीं राठी सर, यह सब मैंने जानबूझकर किया है और मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है। जैसे ही निहाल ये सुनता है, अपने बॉडीगार्ड से गुस्से में बोलता है, इस लड़की को इस क्रूजर से नीचे फेंक दो, अभी के अभी। ये बात सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन ही निकल गई थी जैसे। मतलब एक गलती की सजा इतनी भयानक, यह सोच सोच सभी दंग थे। पर रूहानी को जरा भी डर नहीं था। वो जल्दी से अपने पैरों से जूते खोल फेंक दिए और भिड़ गई उन बॉडीगार्ड के साथ लड़ने में। लगभग 4-5 बॉडीगार्ड को कुछ ही देर में रूहानी ने ढेर कर दिया था, जिससे कुछ लोगों को हैरानी भी हो रही थी कि एक अकेली लड़की इतने सारे ट्रेंड गार्ड को कैसे मार गिरा सकती है। खैर तब तक अनंत को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, और एकाएक उसे अपनी दोस्त की याद आ गई, जिस वजह से वो तेजी से अपनी डेट को छोड़ भीड़ की तरफ दौड़ पड़ता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक गार्ड उसे रोक देता है। वो चाहकर भी रूहानी के पास नहीं जा पाता है उसे बचाने के लिए। फाइनली रूहानी कुछ ही देर में थक जाती है।
और बॉडीगार्ड उसे उठाकर उस पानी के जहाज के नीचे फेंक देते हैं। यह सीन देखते ही अनंत एकदम से जोर से चिल्ला पड़ता है और गुस्से में सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग कैसे इंसान हो? प्लीज कुछ करो, बचाओ मेरी दोस्त को। रू अनंत ऊपर से पूरे पानी में इधर से उधर अपनी नजरें दौड़ाकर रो रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसे तैरना क्यों नहीं आता। आज उसकी सबसे प्यारी दोस्त पानी में डूब रही है और वो उसे बचा तक नहीं पाया। लेकिन अभी वो निराश हो अपने घुटने पर बैठा रो ही रहा था कि तभी कुछ लड़कियां आपस में बोलती हैं, अरे वो लड़की डूबी नहीं है, उसने तो छोटी नाव पकड़ ली है। जैसे ही यह बात अनंत सुनता है वो पूरी तेजी से उठ खड़ा होता है और रूहानी को वापस से क्रूज पर आते देख खुश हो जाता है। जैसे ही रूहानी उस क्रूज पर वापस से चढ़ खड़ी होती है, अनंत उसे अपने गले से लगा लेता है। चूंकि वो पानी में डूबी हुई थी, इसी वजह से उसका पूरा ड्रेस भीग चुका था और वो पूरी की पूरी गीली हो गई थी। उसके मुंह में पानी भर गया था, जिसे वो निहाल पर अपनी आंखें गड़ाए हुए साइड में फेंक अपने हाथों के पिछले हिस्से से मुंह पोंछ लेती है। अनंत अभी उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही रूहानी उसे खुद से दूर कर देती है और सीधे तेजी से चलते हुए निहाल की तरफ पहुंच जाती है। निहाल जो हाथ में वाइन का गिलास लिए खड़ा उसे ही देख रहा है और एक हाँ भरते हुए उसका नाम पुकारता है, रूहानी। पता नहीं मैं जितना इस नाम को लेता हूँ, मुझे ये नाम उतना ही अधिक जाना पहचाना सा लगता है। रूहानी एकदम से निहाल के करीब जा पहुंची और बिना शर्माए उसके गले में अपने हाथों को डाल उसके होंठों पर एक किस कर लेती है। दोनों की आंखों में पूरा गुस्सा था, लेकिन जैसे ही रूहानी निहाल के होंठों को स्पर्श करती है, निहाल अगले ही पल रिएक्ट करते हुए अपने दूसरे हाथों से उसकी पीठ को एकदम से कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है और पूरे जोश के साथ उसके होंठों को चूमने लगता है। रूहानी को जितना अंदाजा था, वो आदमी उससे भी ज्यादा पेशेंटली उसे किस कर रहा था, जिस वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगीं। पूरे क्रूज पर खड़े लोग ये देख हैरान परेशान हो गए। लड़कियों का मानो दिल ही टूट गया था और इधर अवंतिका जो यह नज़ारा देख अपने हाथों में पकड़े वाइन के गिलास को कसकर दबाए जा रही थी। इस वक्त उन दोनों को किसी की फिक्र नहीं थी। दोनों अपने अपने गुस्से में इस कदर डूबे थे कि उन्हें जो सही लग रहा था वो किए जा रहे थे। निहाल झट से रूहानी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसी नाव पर एक प्राइवेट कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जल्दी ही वो कमरे के अंदर चला जाता है, पर कोई और कुछ देख पाता उससे पहले ही वो अपने पैरों से कमरे के दरवाजे को जोर से लात मारता है, जिस वजह से दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। रूहानी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में निहाल क्या करने वाला है। तभी वो उसे बेड पर फेंकते हुए अपने सूट को उतार उसी की बगल में फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। चूंकि रूहानी पूरी तरह से गीली थी, इसीलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और उसके इस खूबसूरती को देख निहाल कहीं ना कहीं बहकने लगा था। तभी वो उसे रोकते हुए बोली, प्लीज मिस्टर खुराना, छोड़िए मुझे। रूहानी को इस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए देख निहाल उस पर तिरस्कार भरी नजरों से हंस देता है और हंसते हुए कहता है, हाँ तुम जैसी लड़कियां भी ये सब बोलती हैं। खैर तुम्हारी जैसी लड़की को किसी के साथ सोने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बताओ तुम्हें कितना रुपया चाहिए आज की रात के लिए? निहाल के मुंह से इतने घटिया शब्द अपने लिए सुन रूहानी अंदर से हिल जाती है और तभी वो पूरे गुस्से में बोलती है, तो फिर ठीक है, मुझे पूरे 100 मिलियन चाहिए। क्या 100 मिलियन? निहाल एकदम से हंस पड़ा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की के लिए, जिसे मैं देखना तक पसंद नहीं करता, 100 मिलियन खर्च करूंगा? वैसे तुम्हें सबक तो मैं जरूर सिखाऊंगा। इतना कह निहाल जैसे ही रूहानी के होठों को अपने गिरफ्त में लेने वाला था, तभी रूहानी बड़े ही आराम से अपने पैरों को मोड़ती है और अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार करती है, जिस वजह से निहाल एकदम दर्द से कराहते हुए रूहानी के बगल में गिर जाता है। उसे दर्द में देखकर रूहानी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और वो खुश होकर कहती है, मिस्टर निहाल खुराना, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिसे आप पैसे दे खरीद लेंगे। अब जबकि मैंने अपना बदला ले लिया है, तो अब मैं चलती हूँ। आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले इस दर्द को याद कर लीजिएगा। गुड बाय। रूहानी पूरी खुश हो कमरे का दरवाज़ा खोली और वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर पहुंची, बाहर खड़े अनंत और राठी सर एकदम से उसके पास आकर उससे पूछने लगे, यार रूह तो ठीक तो है ना?
मिस्टर निहाल ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? राठी सर: हाँ रूहानी, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब रूहानी क्या ही बताती उन लोगों को कि उल्टा उसी ने निहाल का बैंड बजाया है। मिस्टर राठी: मेरे हिसाब से अनंत, अब तुम्हें रूहानी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस तरह से ये बात बोलना अच्छा नहीं लगता, पर अगर रूहानी यहाँ रहेगी तो वापस से कुछ होने का खतरा बना रहेगा। अनंत: नहीं राठी सर, हम समझते हैं, मैं भी यही बोलने वाला था। रूहानी: राठी सर, मेरी वजह से आप और मिस रोजी की पार्टी खराब हो गई, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रोजी: कोई बात नहीं रूहानी, तुम बस अपना ख्याल रखो। उसके बाद वो दोनों उस क्रूज से उतरकर चले गए। तभी रोजी बोलती है: रोजी: मिस्टर राठी, आपने रूहानी से वो बातें कही क्यों नहीं? राठी सर: अभी सही वक्त नहीं आया है, जब सही वक्त आएगा तब मैं उसे बताऊंगा। ये बोल राठी सर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। निहाल जिस कमरे में था, वहां पर राठी सर जाते हुए बोले: मिस्टर खुराना, मुझे खुशी हुई कि आप रूहानी से नाराज नहीं हैं। दरअसल वो बुरी लड़की नहीं है, बस थोड़ा बचपना भरा है उसके अंदर। बाकी मैं उसे समझाऊंगा कि आगे से वो ऐसा कुछ भी ना करे आपके साथ। निहाल: हाँ, मैं उस लड़की से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। निहाल इतना बोल वापस से एक सिगरेट का गश्त लगा लिया। राठी सर के जाते ही कमरे के अंदर यस आते हुए बोला: यस बॉस, हमें पता चल गया कि आपकी मीटिंग के दौरान किसने वो वीडियो हमारे सिस्टम को हैक कर प्ले करवाया था। निहाल: कौन है वो? यस बॉस, वो हमारी यूनिवर्सिटी की एक लड़की रूपा अवस्थी है, उसी ने यह घटिया काम करवाया है। जैसे ही निहाल अवस्थी सरनेम सुनता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत कहता है: निहाल, उस लड़की को अभी के अभी यूनिवर्सिटी से निकाल दो, और उसका कहीं भी दोबारा से एडमिशन नहीं हो पाए, यह बात ध्यान में रखना। यस जी बॉस। यस अपने बॉस के आदेशों को मानते हुए वैसा ही किया। अगली सुबह जब रूहानी अपने कॉलेज गई, उसे इस बारे में जानकारी मिली कि उसकी चचेरी बहन को पूरी यूनिवर्सिटी से ही रेस्टिकेट कर दिया है। ये बात जानकर उसे अपने चाचा और चाची के लिए काफ़ी बुरा लगा, और वो उनसे मिलने के बारे में सोची। जब वो अखिलेश अवस्थी रूहानी के चाचा के घर पहुंचती है, तो दरवाज़ा खुला हुआ था, इसीलिए वो सीधे अंदर चली जाती है। पर जब वो वहाँ का माहौल देखती है तो वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी ना, अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाकर। अरे बेवकूफ़, आखिर में तुम्हें क्या ज़रूरत थी रूहानी को तकलीफ़ पहुँचाने की? आज जो तुमने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। अब तुम्हारे किए का हर्जाना मुझे अपनी कंपनी को गंवाकर भरना पड़ेगा। निहाल खुराना जैसा पावरफुल इंसान बिना मेरी कंपनी डुबोई जाने देने वाला नहीं है। अखिलेश जी रूपा पर जोर जोर से गुस्सा करते हुए ये सारी बातें बोले जा रहे थे, जिस वजह से वो काफ़ी हाँफने लगे। उन्हें बीपी की प्रॉब्लम थी, और ये बात रूहानी अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए वो झट से अपने चाचा जी के पास जाते हुए उन्हें संभालते हुए बोली: रूहानी प्लीज़ चाचा जी, आप इस तरह से खुद की तबीयत नहीं खराब कर सकते हैं। पहले आप आइए, यहाँ पर बैठिए। अचानक से रूहानी को सामने देख अखिलेश जी और उनकी पत्नी कोमल जी दोनों के चेहरे पर ही खुशी आ गई। कोमल जी: देख रूपा, आज भी रूहानी को इनकी तबीयत की फिक्र है, और तुझे, तू तो इनकी अपनी औलाद है, और फिर भी हमेशा इनकी तकलीफ की वजह ही बनती रहती है। तुझे तो, ये कहते हुए कोमल जी ने जोर का तमाचा रूपा के गालों को जड़ दिया, जिससे रूपा पूरी तरह से सन्न रह गई। उसके अंदर रूहानी को देख मानो जलती ज्वाला फट रही थी। वो मनी मन बोले जा रही थी: तुझे तो रूहानी मैं बताऊंगी, आखिर मैं आज तेरी वजह से ही मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला गया है। भले ही मेरे माँ बाप को लगता है कि मेरी गलती है, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह सब तेरी वजह से हुआ है। अखिलेश जी: रूहानी बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ, पर मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि आज रूपा की वजह से तुम फिर से मुसीबत में फंसते फंसते बची। तभी कोमल जी भी उनकी बातों से सहमति दिखाते हुए रूहानी के सर पर अपना हाथ फेरने लगी। तभी रूहानी बोली: प्लीज, आप दोनों इस तरह से मुझे पराया मत बनाइए। हाँ, रूपा की गलती है, पर उसकी वजह से आप इस तरह मेरे सामने माफ़ी मांग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए चाचा जी। रूहानी, तू अपना ये नाटक बंद कर, और तू यहाँ आई क्यों है? ये तेरा घर नहीं है, और ना ही ये मम्मी पापा तेरे हैं, समझी तू? तेरे पापा मर चुके हैं और तेरी माँ तुझे छोड़कर भाग गई। रूपा जो रूहानी को देख अपना गुस्सा नहीं रोक पाई और उल्टा सीधा बोलने लगी: वो ये सब बोल
अपने कमरे में रोते हुए चली गई। उसके जाने के बाद कोमल जी रूहानी के पास आते हुए उसके गालों को प्यार से सहलाकर बोली, बेटा तू उसकी बातों का बुरा मत मान, वो नालायक है, कितना भी समझा दें पर कुछ समझती ही नहीं है। रूहानी, चाचा जी मैं आपसे एक बात पूछूं? रूहानी थोड़ा हिचक कर पूछी। मेरे बाबा जब मरने वाले थे उन्होंने उस वक्त भी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी माँ कौन है। क्या आप जानती हैं कि मेरी माँ कौन है? रूहानी ये बात कोमल जी के शांत मन में गुस्सा का उबाल भर दी और वो एकदम से गुस्से में बोली, वो औरत इंसान कहलाने लायक नहीं है रूहानी। वो तुम्हें जन्म देने के बाद और तुम्हारे बाबा को छोड़कर चली गई। उसके बारे में ना ही जानो वही बेहतर है तुम्हारे लिए। रूहानी का कोई इरादा नहीं था अपनी चाची को दुख पहुंचाने का। इसीलिए जब वो देखी कि उसके इस सवाल से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हैं तो उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और जाने के लिए मुड़ गई। तभी कोमल जी उससे पूछती हैं, रूहानी बेटा क्या तुम उस इंसान से मिली? ये सवाल सुनते ही रूहानी एक गहरी आह भरते हुए अपनी चाची को सारा सच बताते हुए बोली, जी चाची मैं उनसे मिली हूँ और मैंने उन्हें तलाक देने का भी फैसला कर लिया है। कोमल जी, पर बेटा तलाक? रूहानी, चाची जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो उस रिश्ते को मैं कैसे ताउम्र निभा सकती हूँ? और फिर अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? मुझे अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ जीनी है, इस तरह से नहीं। कोमल जी, ठीक है रूहानी, अगर तुम ऐसा ही करना चाहती हो तो फिर ठीक है। रूहानी सारी बात कर उनके घर से निकल गई। पर जब वो बाहर निकली तो उसे कुछ याद आया और वो झट से अपने मोबाइल में निहाल के नंबर को टेक्स्ट मैसेज करती है कि वो इस बार उसकी चचेरी बहन को कॉलेज से ना निकालें। आगे से वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे उन्हें प्रॉब्लम हो। यह टेक्स्ट मैसेज करने के बाद वो अपने हॉस्टल चली गई। अगली सुबह जब रूहानी कॉलेज पहुंची और उसने रूपा को कहीं भी नहीं देखा तो वो अंदर से बहुत निराश हुई कि शायद मिस्टर खुराना उसकी रिक्वेस्ट नहीं माने। पर तभी रूपा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर रूहानी के लिए एक तिरस्कार भरी स्माइल थी। रूपा, क्या हुआ रूहानी? मुझे कॉलेज में वापस देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? वो क्या है ना कि अब तुम्हें तो खुद के सामने लगता है नहीं कि कोई और खूबसूरत हो सकता है। पर देखो आज मैं अपनी खूबसूरती की वजह से यहाँ पर हूँ। तुम्हें पता है मिस्टर खुराना ने मुझे वापस से कॉलेज में आने की परमिशन दे दी है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि शायद उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। जब तुमने उन्हें आई लव यू बोला तो उन्होंने मुझे पनिश कर दिया क्योंकि उन्हें तुम जरा भी पसंद नहीं हो। पर फिर मेरे बारे में सोचने के बाद वो मुझे कॉलेज में वापस ले लिए। रूपा जिस तरह से रूहानी को टोंट मार रही थी उसकी बातों को सुन रूहानी को हंसी आ रही थी और वो मन ही मन खुद से बोल रही थी, मिस्टर खुराना मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी। बेवकूफ़, तुम किस दुनिया में हो? यह सोच वो बिना रूपा को कुछ बोले आगे बढ़ गई और तभी वो वापस से निहाल को एक मैसेज सेंड करते हुए लिखी, मिस्टर खुराना आपने मेरी बहन को वापस से कॉलेज आने की परमिशन दे दी, उसके लिए थैंक यू। पर अब मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ हमारे तलाक के बारे में दादाजी से बात करने के लिए। जैसा तुम्हें सही लगे उधर से जवाब आता है। अगले दिन ही रूहानी न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट पकड़ लेती है और लगभग कुछ घंटे में वो न्यूयॉर्क लैंड भी कर जाती है। पर जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है तो एकदम से सिर उठती है। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होगी। वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ी अपने आप को एकदम से खुद में सिमेटे जा रही थी क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है जिसकी आवाज़ सुनते ही वो कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो। उधर से जवाब आता है, मिसेस खुराना मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। रूहानी, हाँ अर्जुन जल्दी बोलो। रूहानी की आवाज़ में यह कंपन सुन अर्जुन थोड़ा फिक्र करते हुए पूछता है, मिसेस खुराना आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं न्यूयॉर्क आई हुई हूँ। जैसे ही रूहानी ये बोलती है उसकी बातों को सुन अर्जुन पूरा हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचता है, मिसेस खुराना मिस्टर खुराना से इस कदर तलाक लेना चाहती हैं कि वो इस समय वहाँ पर तो बहुत खराब मौसम है, मुझे ही उनकी मदद करनी होगी। मिसेस खुराना, चूँकि जब तक कानूनी तौर पर आपका तलाक नहीं हो जाता है आप तब तक मिसेस खुराना ही रहेंगी और मुझे आपकी सुरक्षा करनी होगी। इसीलिए आप वहीं खड़ी रहिए, मैं अभी एक कार भिजवाता हूँ, वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वैसे तो रूहानी किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी पर इस वक्त वहाँ के मौसम को देख उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। बस इसीलिए वो अर्जुन की बातों से सहमत हो गई। अगले कुछ ही मिनटों में एक काली कार रूहानी के पास आ गई
जिसमें रूहानी बैठ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उस ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर खुराना के दादाजी कहाँ हैं? चूंकि वो ड्राइवर भी मिस्टर खुराना का ही आदमी था, इसी वजह से उसे उसके दादाजी के बारे में अच्छी तरह से पता था। रूहानी के पूछने पर वो उसे हॉस्पिटल के आईसीयू की तरफ ले जाते हुए बोला, मिस्टर खुराना के दादाजी लगभग 3 सालों से कोमा में हैं। उनका इलाज यहाँ पर काफ़ी सालों से चल रहा है, पर स्थिति में कोई सुधार नहीं है उनके। जैसे ही रूहानी ये सारी बातें जानते हुए आईसीयू वाले कमरे में पहुंचती है और सामने बेड पर बेजान पड़े बूढ़े इंसान को देखती है, तो उसे बहुत ज़्यादा निराशा होती है। उसे उस बूढ़े इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, पर साथ ही साथ इस बात पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि अगर मिस्टर खुराना के दादाजी की यह हालत थी तो उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। इसीलिए वो झट से मोबाइल निकालती है और टेक्स्ट मैसेज लिखने लग गई, मिस्टर खुराना, अगर आपके दादाजी की हालत ये थी, वो कोमा में है, तो यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। खुराना कंपनी। निहाल अपने केबिन में बैठा फाइल देख रहा था। तभी अपने मोबाइल में मैसेज आते देख वो जल्दी से मोबाइल उठा लेता है और मैसेज पढ़ते ही रिप्लाई करता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं तो मैंने नहीं बताया। रूहानी जब मिस्टर निहाल के मैसेज को पढ़ती है तो वो बस एक निराशा भरी आही छोड़ सकती है। तभी अर्जुन वापस से उसे कॉल करता है, हेलो मिसेस खुराना, चूँकि आप अभी भी खुराना नाम से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आप मिस्टर खुराना के मेंशन में जाकर रह सकती हैं। चूँकि मिस्टर निहाल अक्सर अपने बिजनेस और दादाजी से मिलने न्यूयॉर्क आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक फ्लैट खरीद रखा है। आपको ड्राइवर वहाँ तक ले जाएगा, आप उनके साथ जाकर आराम कर लीजिए। रूहानी, ठीक है। रूहानी ना चाहते हुए भी मिस्टर खुराना के मेंशन जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है और लगभग 1 घंटे के ट्रेवल के बाद वो उस मेंशन से बाहर पहुंच जाती है। मेंशन। जब वो मेंशन के अंदर जाती है तो एक बड़ा आलीशान घर देख वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखने लगती है। क्योंकि वो कल रात से अच्छे से सो नहीं पाई थी, ऊपर से अपने चाचा जी और चाची जी को परेशानी में देख थोड़ी डिस्टर्ब भी थी। वो मिस्टर खुराना के बेडरूम में चली गई और अपना पर्स बेड पर आराम से रखकर एक कोने में बैठ गई। वो इतनी थकी हुई महसूस कर रही थी कि उसे बस मन हो रहा था कि वो अभी सो जाए, पर चूंकि वो जानती थी कि यह बेड उसका अपना नहीं है बल्कि मिस्टर खुराना का है, इसीलिए वो पहले बाथरूम जाकर अच्छी तरह से हाथ पैर साफ कर फ्रेश हो गई। उसके बाद आकर बेड पर लेट अपनी आंखें बंद कर लीं। खुराना कंपनी। निहाल केबिन में बैठे सामने खड़े अर्जुन से पूछा, वो न्यूयॉर्क पहुंच गई क्या? अर्जुन, जी सर, दरअसल वो काफ़ी थक गई थी, इसीलिए आराम कर रही हैं। निहाल, ओके ठीक है, तो मेरे लिए न्यूयॉर्क की टिकट अभी बुक करवाओ और बाकी के जितनी भी मीटिंग्स हैं उन्हें अपने हिसाब से सेटल करो। तुम समझ गए ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? निहाल की बातों को अर्जुन तुरंत समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, जी सर, मैं समझ गया हूँ, मैं अभी कर देता हूँ। निहाल चाहता था कि वो इस बार अपनी पत्नी से मिलकर तलाक की सारी बातों को आमने सामने कर लें और फिर वो अपने दादाजी से भी मिलना चाहता था। यही सोचकर वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। न्यूयॉर्क मैंसन। रूहानी काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से टूट गई जब उसके कानों में उसके मोबाइल बजने का आवाज़ आया। वो अपनी आंखें मलते हुए फ़ोन को रिसीव करते हुए बोली, रूहानी, हेलो। उधर से रूपा एकदम घबराते हुए बोली, हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ। मम्मी का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो इतना बोल बिना रूहानी की भी किसी भी बात को सुने कॉल रख देती है, पर रूहानी को उसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, इसलिए वो बिना एक पल सोचे झट से अपने चाचा को कॉल लगा देती है। अखिलेश जी। हाँ रूहानी बेटा बोलो। रूहानी, चाचा जी, चाची की हालत कैसी है? क्या सच में उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है? अखिलेश जी, नहीं बेटा, दरअसल उनके कार का गलती से एक छोटा सा टक्कर हो गया, बस इसी वजह से उन्हें थोड़ी चोटें आई हैं। तुम इतना परेशान मत हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अखिलेश जी की बातों को सुनने के बाद रूहानी को थोड़ी राहत महसूस हुई, पर फिर भी उसका मन जरा भी नहीं लग रहा था वहाँ पर। वो एक बार चाची से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो अब ज़्यादा ना सोचते हुए सीधे इंडिया रिटर्निंग का टिकट बुक की और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। जैसे ही निहाल न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरता है, उसके कुछ देर पहले ही रूहानी वहाँ से उड़ान भर चुकी होती है। एक बार फिर से निहाल अपनी पत्नी को देखने से चूक जाता है। फिर वो लगभग 1 सप्ताह तक न्यूयॉर्क में रुक कर ही अपना कुछ बिजनेस का काम ख़त्म करता है
और अपने दादाजी से भी मिलता है, फिर वापस इंडिया आ जाता है। 6 दिन बाद निहाल भी न्यूयॉर्क से वापस आ गया, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। सत्या प्राइवेट क्लब में एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग तय की और वह समय पर पहुंचना चाहता था, तो उसे फ्लाइट से उतरते ही सीधे कार्यक्रम स्थल पर जाना था। रात हो गई थी। एक बेंटले कार सड़क पर तेजी से चली जा रही थी। शाम के वक्त समय के कारण वे एक ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जो चौराहे तक फैला हुआ था। कार जल्द आगे नहीं बढ़ पा रही थी। निहाल ने कार की खिड़की नीचे की और सिगरेट जलाई। थके होने के कारण उसने अपनी आत्मा को शांत करने के लिए सिगरेट का एक कस लिया। जब उसकी कार नहीं चल रही थी, निहाल ने देखा कि एक गली में कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। 7 लोगों ने एक लड़की को दीवार के सहारे घेर रखा था। इस नज़ारे को देख उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब निहाल ने देखा कि वह लड़की कौन थी, तो उसने मुंह में धुआं भर लिया, जिससे उसकी आंखों की चमक छिप गई। 8 लोगों के बीच संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चला। जब 7 में से एक ने हाथ उठाया, तो उस लड़की ने चतुराई से उस आदमी को लात मार दी, जो उस पर वार करने वाला था। अर्जुन, जो कार में असहज हो रहा था, उसे चिंता थी कि उसका वास अधीर हो सकता है और उस पर भड़क सकता है। वह अपनी जगह पर बेचैन हो गया और उसकी आंखें सड़क पर भी घूम रही थी। जब उसने हंगामा देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो बड़ी बदतमीज लड़की रूहानी है ना अर्जुन? निहाल एक शांत आवाज में बोला। उसकी बातों को सुन अर्जुन बोला, क्या मतलब है? रूहानी अवस्थी थी? एक बार जब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह वास्तव में रूहानी थी, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि लड़की अकेली 1, 2, 3, 7 आदमियों से लड़ रही थी। रूहानी 7 आदमियों के खिलाफ लड़ाई में थी। सिगरेट बुझाते समय निहाल ने आखिरी घूंट धुआं छोड़ा और कहा, चुप रहो। दूर से ही निहाल ने तुरंत पहचान लिया था कि यह रूहानी थी, जो किसी दूसरे झगड़े में थी। क्या उसके पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं था? निहाल ने सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। तभी अर्जुन ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने अपने बॉस की ठंडी आवाज़ सुनी। अगर तुम कार से बाहर निकलते हो, तो तुम्हें इसमें वापस बैठने की जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने खुद को समय रहते रोक लिया। उसका दिमाग चकरा रहा था अपने बॉस की दृढ़ निगाहों के सामने। उलझन में पड़ा वह आदमी सिर्फ इतना ही बोल पाया, लेकिन हालांकि उसकी झिझक साफ थी। निहाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रूहानी की भलाई के बारे में चिंतित नहीं था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उस लड़की ने पार्टी के दौरान 9 अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की पिटाई की थी। दूसरी सिगरेट जलाते हुए निहाल अर्जुन की ओर मुड़ा और बोला, क्लब के अंदर तुम चलो, मैं पहले कार कहीं पार करके आता हूँ। क्लाइंट से कहो कि मैं रास्ते में हूँ। उसने उदासीनता से कहा। क्लब उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहाँ वे थे। हालांकि पैदल चलने पर दूरी कम ही थी। दरवाजा कसकर पकड़े हुए अर्जुन अपने बॉस के अचानक बदले हुए मन से उलझन में था। निहाल चाहे जो भी कर सकता हो, अर्जुन में उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं थी। कार से बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद किया और तेजी से सत्या प्राइवेट क्लब की ओर बढ़ गया। इधर गली में रूहानी घुटनों पर हाथ रखे हाँफ रही थी। जिन गुंडों से वह लड़ रही थी, वे भाग गए थे। वह वहां सिर्फ बाथरूम का इस्तेमाल करने गई थी। वह कितनी बदकिस्मत थी कि वह बदमाशों से जा टकराई। यह काफी महंगा और अच्छा क्लब का था। आमतौर पर यह जगह काफी सुरक्षित थी। यही कारण था कि रूहानी ने इस जगह में गाना गाना चुना था। इसलिए रूहानी ने खुद में अनुमान लगाया कि उन गुंडों ने किसी का पैसा लिया होगा और किसी के लिए काम कर रहे होंगे। अफसोस, उसने उन्हें भगा दिया। अब उसके पास कोई सुराग नहीं था कि उन्हें किसने काम पर रखा था। फिर जब रूहानी शांत भाव से सीधी खड़ी हुई, तो उसके पीछे से स्थिर लेकिन भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। भयंकर लड़ाई और कुछ हद तक थक जाने की वजह से उसका पूरा शरीर फिर से पूरी तरह सतर्क हो गया था। जब उसे लगा कि वह व्यक्ति उसके बहुत करीब है, तो उसने अपने हाथों को तेजी से उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि उस इंसान को छू पाती, वह उसी क्षण उसके पीछे चला गया। जब वह मुड़ी थी, हैरानी से स्तब्ध रूहानी ने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने 10 साल का मार्शल आर्ट का कोर्स किया हुआ था। एक ही चाल से वह बता सकती थी कि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक पेशेवर था। चाहे वह क्रूजर पर मौजूद सुरक्षा गार्ड हो या वे गुंडे जिनसे उसका सामना अभी अभी हुआ था, यह आदमी उन्हें एक हाथ से आसानी से संभाल सकता था। जबकि दूसरी ओर रूहानी ने अपनी पूरी ताकत दोनों हाथों से लगाई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा था।
कि वह दोस्त था या दुश्मन। और अगर वह दुश्मन था तो रूहानी के मन में ढेरों सवाल चल रहे थे और वो खुद को भी प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उस पर कौन हमला करवा सकता है, वो भी इस तरह से। और जो कोई था वो रूहानी की अपेक्षा काफ़ी अच्छी मार्शल आर्ट भी सीख रखा था। इसी बात से वो मन ही मन घबरा रही थी। जैसे ही रूहानी को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई तो इंसान अभी अभी था जो कराटे में बहुत ही अच्छा है, वो झट से अपनी आंखों को इधर उधर कर देखने की कोशिश करने लगती है। पर उसे कोई दिखता नहीं है तो वो बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है, अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो फिर समझ लो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम अगर मर्द हो तो सामने आकर मुझसे लड़ो, इस तरह चोरों की तरह छिपकर वार करना बंद करो। रूहानी ये सब चिढ़कर बोले जा रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तो तुम्हें मुझसे आमने सामने लड़ना है? ये आवाज़ रूहानी को जरा भी अनजान नहीं लगी और वो मन ही मन खुद में बोली, ओ भगवान जी, क्या ये मिस्टर खुराना है? ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर से मेरे सामने। वो अभी यह बात अपने मन में बोल ही रही थी कि तभी न्याल अपने पैंट्स की जेब में दोनों हाथों को डाले हुए बड़े स्टाइलिश चाल चलते उसके सामने आ खड़ा हो गया और एक डेविल भरी स्माइल देते हुए उससे बोला, तो मिस रूहानी, तुमने तो सारे लड़कों को अकेले ही धूल चटा दिया। नॉट बैड। रूहानी, देखिए मिस्टर खुराना, मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दीजिए। आपको और कोई काम धंधा नहीं है जो हर वक्त मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हो? हाँ। रूहानी अभी ये बोल ही रही थी कि न्याल एकदम से उसके करीब जा उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से ऊपर कर वहीं पास की दीवार पर सटा देता है और खुद उसके शरीर को अपने शरीर से दबाते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब पहुंच जाता है। रूहानी, मिस्टर खुराना प्लीज छोड़िए मुझे। न्याल, अरे तुमने जो उस दिन क्रूज पर मुझे दर्द दिया था, बिना उसका बदला लिए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? अब तुम्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, ताकि तुम आगे से मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचो। एक लड़की के साथ इस तरह का घटिया बर्ताव करते हुए देख रूहानी का खून खौल रहा था, पर वो अंदर ही अंदर जानती थी कि वो मिस्टर निहाल से वो लड़ने में नहीं जीत सकती है। इसीलिए वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांति से बोली, देखिए मिस्टर निहाल, इस वक्त मुझे जाना है, तो अपना ये घटिया हरकतें बंद कीजिए और मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ, जाने दूंगा। वैसे भी मुझे तुम में कोई खास इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन उस दिन क्रूजर पर हमारे बीच जो काम अधूरा रह गया था उसे तो थोड़ा पूरा कर लूं। इतना कहते हुए निहाल रूहानी के होठों के करीब बढ़ने लगा। इस वजह से रूहानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसके चंगुल से खुद को आज़ाद कर पाए, पर उसकी सारी कोशिश बेकार ही जा रही थी। उसे वहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिसे वो मदद के लिए आवाज़ दे सके। इधर क्लब के अंदर क्लाइंट कब से आकर बैठे हुए थे, पर अभी तक निहाल उनसे मिलने नहीं आया। इस बात से वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे। सामने बैठे क्लाइंट को नाराज होते देख अर्जुन अपने बॉस को ढूंढने बाहर निकल गया। वो क्लब से बाहर निकल खुद में बोला, बड़ी अजीब बात है, मिस्टर खुराना ने तो बोला था कि वो कार पार्क करके आ रहे हैं और अभी तक वो आए नहीं हैं। कहीं वो कार पार्क करने के लिए अभी तक जगह ही तो नहीं ढूंढ रहे हैं। एक काम करता हूँ, जाकर उन्हें देखता हूँ। ये सोच अर्जुन गाड़ी पार्किंग करने वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे अचानक से रूहानी की याद आ जाती है जो अकेले उन लड़कों को मार रही थी। उसकी याद आते ही अर्जुन के पैर पार्किंग की तरफ न जाकर उस गली की तरफ मुड़ जाते हैं। उसे मिसेस खुराना की फिक्र थी, इसी वजह से वो बस एक बार रूहानी को देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के बाहर पहुंचा, तभी उसकी नज़र एकदम से अपने बॉस पर जा पड़ी। ये क्या, मिस्टर खुराना तो कार पार्क करने गए थे। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो मिसेस खुराना की इतना करीब, मैं यहाँ पर क्यों आ गया? ऐसे भले ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश क्यों ना कर लें, पर लगता है इनकी किस्मत इन्हें एक दूसरे के करीब लाकर ही मानेगी। अब इससे पहले कि मुझे बॉस यहाँ पर देख लें, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी रूहानी की नज़र उस पर जा पड़ती है और वो एकदम से खुश हो जाती है, ये सोचकर कि अब वो उसके चंगुल से बच जाएगी। हेलो मिस्टर अर्जुन, प्लीज़ मुझे बचाइए। जैसे ही रूहानी अर्जुन का नाम पुकारती है, निहाल उसकी तरफ पलट कर देखने लगता है। तभी अर्जुन जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल वहां से भाग जाता है कि उसने कुछ नहीं देखा, क्लाइंट वेट कर रहे हैं अंदर। उसके इस तरह से चले जाने से
रूहानी अब बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि आज भगवान भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। पर निहाल उसके शरीर को अपने शरीर से और ज़्यादा दबाते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, तो मिस रूहानी, अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा मुझसे? हाँ, वैसे अगर आगे से मुझसे उलझने की कोशिश की या फिर मेरे किसी काम को बिगाड़ा तो फिर मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दूंगा। वो सब करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझी? इतना कहकर निहाल एकदम से रूहानी से दूर आ जाता है और अपने कोट के बटन को लगाते हुए खुद में सोचता है, मैं ये क्या कर रहा था? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मुझे इस तरह से किसी लड़की के इतना करीब जाना शोभा नहीं देता है। ये सही नहीं किया मैंने। मेरी एक पत्नी है। यह सोचते ही निहाल को अपने आप से घृणा हो जाती है। पर वो यही सब सोच के साथ क्लब के अंदर चला जाता है। क्लब के अंदर एक बड़े से टेबल पर दो क्लाइंट लगभग 15 मिनट पहले से आकर बैठे हुए थे। उन्हें निहाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर जैसे ही निहाल उनके सामने पहुंचा, वो दोनों अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए उठ खड़े हुए। पर निहाल बिना उन दोनों से हाथ मिलाए ही अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उसके इस रवैये से उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। पर चूंकि निहाल की पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उनके सामने जल्दी किसी का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसी क्लब में आज रात रिया और रूहानी गाना गाने के लिए आई हुई थी। जब रिया का गाना खत्म होने वाला था तो उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि रूहानी अब तक वापस क्यों नहीं आई है बाथरूम से। पर तभी सामने से अपनी दोस्त को आते देख उसका मन शांत हो गया और जल्दी से अपना गाना खत्म कर वो रूहानी के पास दौड़कर चली गई। चूंकि रिया और रूहानी को गाना गाने का बहुत ज्यादा ही शौक था। एक ये भी वजह थी कि वो दोस्त थे। आज रिया का सुर ज्यादा बेहतर नहीं था। उसकी अपेक्षा रूहानी बहुत अच्छा गाती थी। पर उसने कभी सीखा नहीं था तो कुछ कमी थी उसके गाने में भी। उसके बाद भी वो दोनों गाने के प्रति बहुत दीवानी थी। रिया, यार रूह, तू बाथरूम गई थी ना? वहां पर इतना देर कैसे लग गया तुझे? अच्छा, अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मेरा गाना खत्म हो चुका है। अब तेरी बारी है, तो तू जा। रिया के कहने पर रूहानी भी अपना खराब मूड को थोड़ा शांत करती है और अपने गले में एक गिटार ले क्लब के स्टेज पर जा पहुंचती है। पुराना मेंशन। निहाल अपने स्टडी रूम में एक कुर्सी पर अपने पैर को क्रॉप करके बैठे हुए था और आंखें बंद किए हुए गहरे विचारों में डूबा हुआ था। तभी कमरे के दरवाजे पर अमर जी लॉक करते हुए बोले, मिस्टर खुराना, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अमर जी की आवाज़ सुनते ही निहाल एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ आ जाओ। बॉस, क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? अमर चूंकि निहाल के साथ काफ़ी वर्षों से काम कर रहा था, इसीलिए वो भी निहाल के हाव भाव को काफी अच्छी तरह से समझने लगा था। जब अमर ने निहाल से वो सवाल किया तो निहाल एक गहरी आह भरते हुए बोला, अमर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर में तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? बॉस, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं भला आपसे कोई बात क्यों छिपाऊंगा? अच्छा, तो तुमने मुझसे कुछ नहीं छिपाया है? तो फिर तुम्हें तो पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कौन है। क्यों, बोलो। जैसे ही निहाल ये बात कहता है, अमर जो अभी तक नॉर्मल खड़ा था एकदम से हैरान हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। मुझे जवाब दो अमर, क्यों तुमने मुझसे ये बात छिपाई कि मिस रूहानी अवस्थी वही लड़की है जिसने उस दिन टीवी पर मुझे वो सब बोला था? वो दरअसल, मैं तो आपको बताना चाहता था पर मिसेस खुराना ने ही मुझे आपको उनकी असलियत बताने से मना की थी और वो बस आपसे डाइवोर्स लेना चाहती थी। तो क्या उसके पीछे का कारण क्या है? उन्होंने तुम्हें बताया? निहाल ने थोड़ा जानने की इच्छा जाहिर करते हुए पूछा, जिस पर अमर कहता है, पता नहीं बॉस, क्योंकि मिसेस खुराना को आपकी दौलत से भी कोई खास लगाव नहीं है। मैंने जानने की कोशिश की थी पर वो मुझे नहीं बताना चाही, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। ठीक है, अब तुम उन्हें मेंशन में वापस बुलाओ। ठीक है बॉस, मैं अभी कॉल करता हूँ। इतना बोल अमर रूहानी को कॉल लगा देता है। हॉस्टल। रूहानी बाथरूम में अपना चेहरा साफ कर रही थी और रिया बेड पर बैठी कुछ वक्त पहले हुए उन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी कॉल की आवाज़ अचानक से उसे डरा देता है और वो हड़बड़ाकर मोबाइल की तरफ देखने लगती है। यार रूह, तेरा कॉल आ रहा है। रूहानी भी तब तक अपने हाथों में टॉवल लिए बाथरूम से बाहर निकल कमरे में आ जाती है और टॉवल को एक हाथ में पकड़े दूसरे से कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हाँ अमर जी बोलिए, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? मिसेस खुराना प्लीज, आपको अब मेंशन आकर रहना होगा।
ये बात जैसे ही रूहानी सुनती है, वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है और मन ही मन बोलती है, ये क्या, मिस्टर खुराना को तो अब सच का पता चल गया है, तो वो उस डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन करने की बजाय मुझे वहां क्यों बुला रहे हैं। तभी सामने से अमर वापस से अपनी बातों को दोहराते हुए बोलता है, मिसेस खुराना, क्या आपने मेरी बातों को सुना? आपको यहाँ वापस आना होगा। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। रूहानी इतना बोल कॉल रख देती है और फिर रिया की तरफ देखते हुए कहती है, रिया, अब से तुम्हें कॉलेज अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे घर जाना है। क्यों रूह? पर क्यों? मैं बिना तेरे यहाँ पर बोर हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ रिया, पर अब घर में कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। रिया को अभी भी नहीं पता था कि रूहानी किस घर की बात कर रही है, क्योंकि वो अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसकी रूह असल में मिसेस खुराना है। लगभग 1 घंटे बाद खुराना मेंशन। रूहानी एक टैक्सी से मेंशन के बाहर उतर गई और इतने बड़े घर को बाहर से देखकर वो खुद में बोली, हे भगवान, इस खड़ूस ने मुझे वापस क्यों बुलाया है। पता नहीं उनका रूप कैसा हो इस वक्त। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं है अंदर जाने का। काश कोई रास्ता ऐसा होता जो उनके पास ना पहुंचता हो। खैर, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उनसे मिलना ही होगा। यह सोच रूहानी मेंशन के अंदर चली जाती है और अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए घबराए से चली जा रही थी। तभी वो अमर से जा टकराती है। ओह सॉरी, वो मैंने, इतना कहते हुए उसकी नज़र सामने पड़ जाती है और अमर को देखकर वो हल्के से मुस्कुराकर बोल पड़ती है, ओह थैंक गॉड, आप हैं, मैं तो घबरा ही गई थी। कोई बात नहीं मिसेस खुराना, पर अब आपको बॉस से मिलना ही होगा, क्योंकि वो सब जान चुके हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ उनसे। रूहानी इतना कहकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए चली जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें उतनी तेज होती जा रही थी। यह उसके अंदर का डर था। वो भले ही खुद को बहुत बहादुर दिखाती थी निहाल के सामने, पर असल में वो उससे बहुत डरती भी थी, उसकी वो डरावनी आभा की वजह से। जैसे जैसे उसने कमरे का दरवाज़ा हल्के से खटखटाया और जैसे ही अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाइए, वो एक पल के लिए मानो जम सी गई हो। जब कुछ देर तक कोई अंदर नहीं आया तो निहाल वापस से आवाज़ देता है, प्लीज़ अंदर आ जाइए। दोबारा से आवाज़ सुन रूहानी एकदम से अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी भींच लेती है और एक गहरी आह भरते हुए दरवाज़ा खोल अंदर चली जाती है। निहाल वही सोफे पर बैठे हुए उसी की तरफ देख रहा था, जिससे रूहानी की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ तो आप मेरी पत्नी है, निहाल ने रूहानी को देखते हुए बोला, जिस पर रूहानी बोल पड़ी, मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर खुराना आपकी पत्नी बनने का, तो प्लीज आप उस पेपर्स पर साइन कर दीजिए और खत्म कर दीजिए इस रिश्ते को। रूहानी बोलने के बाद डर के मारे अपने होठों को काट लेती है। तभी निहाल सोफे पर से उठता है और एक एक कदम बढ़ाकर रूहानी की तरफ बढ़ने लगता है। ये मिस्टर खुराना को क्या हो गया? ये मेरी तरफ इस तरह क्यों बढ़े चले आ रहे हैं? हे भगवान, प्लीज मुझे इन खड़ूस खुराना से बचा लो आज। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं आपको पूरे 1 किलो घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। रूहानी डर के मारे अपने मन में भगवान से रिक्वेस्ट कर रही थी और अपने कदम धीरे धीरे पीछे करती चली जा रही थी। लेकिन वो ज्यादा पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि जल्दी वो दीवार से जा टकराई, जिसके बाद वो पूरी तरह से सन्न रह गई और अपने बचाव के लिए अपने हाथों को सामने ले आई। लेकिन तभी निहाल उससे कुछ कदम दूरी पर रुक जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है, रूहानी खुराना, मैं जानता हूँ कि मैंने इस शादी को कभी भी सीरियस नहीं लिया और ना ही मैं कभी तुमसे मिला, पर अब जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें इस रिश्ते को ऐसे नहीं तोड़ने दूंगा उस वक्त तक जब तक कि तुम्हें एक मैच्योर लड़की ना बना देता, क्योंकि अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इधर रूहानी अपने सामने निहाल को इतनी देर से बिना कुछ कहते बस खड़े देख थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई। फिर हिम्मत करके बोली, मिस्टर खुराना, हेलो, आप क्या खड़े खड़े ही सो गए? तभी निहाल अपने सोच से बाहर आ जाता है और रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, मिसेस खुराना, अब से आप यहीं मेंशन में रहेंगी और आपको मैं ही कॉलेज लेने और लाने जाया करूँगा। इतना बोल निहाल तेजी से स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है, रूहानी को वहीं अकेले छोड़। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।